स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग विज्ञान विषय के रिलेटेड 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सुपर टेट में आने की संभावना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला क्यों दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का परिवर्तन तीव्र होता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग नहीं होता है। अंतरिक्ष में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता या अंतरिक्ष यात्रियों की आंखों पर विशेष लेंस होता है। तो देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, यानी वायुमंडल न होने के कारण वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश जो प्रकीर्णन मतलब क्या होता है कि प्रकाश बिखरता है, तो वो नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आकाश क्या दिखाई पड़ता है, काला। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अपने यहाँ वायुमंडल है तो इसलिए हम लोगों को प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है। दोनों में अंतर समझे, वहां से देखने पे काला क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, यहाँ से देखने पे नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि यहाँ वायुमंडल है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी विकल्प, यानी अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का रंग क्या दिखाई पड़ता है, काला। ठीक, एक मिनट, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 2 नहीं है पूरा, 2 क्या है, जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है। तो देखिए, जल का घनत्व सबसे अधिक किस पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, विकल्प इसमें नहीं दिया है, लेकिन मान जान ले आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व सबसे अधिक होगा और आयतन सबसे कम होगा। ठीक है, विकल्प इसमें नहीं दिया। अच्छा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जमता है, जल जम के बर्फ हो जाता है। नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्पीकृत होता है। जल क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, यानी वाष्प प्रक्रिया उसमें शुरू हो जाती है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल जमता है। जल जमता कितने पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जल वाष्पीकृत कब होना शुरू कर देता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे। और जल का घनत्व तो सबसे अधिक कब होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होगा, जल का घनत्व तो सबसे अधिक होगा और आयतन सबसे कम होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर आपसे करा कि दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को पानी से बाहर निकालने पर उसके बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं। श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, केशकत्व के कारण या प्रत्यास्था के कारण। तो देखिए किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, जब उसको ब्रश को पानी से बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर वो जो उसके बाल होते हैं ना, वो आपस में चिपके हुए होते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि द्रव के जो है ना वो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र पृष्ठ में अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने पर प्रवेश रखते हैं। लेकिन उसमें क्या है, पृष्ठ तनाव का होता है, पृष्ठ तनाव उसमें क्या होगा, वो क्षेत्रफल कम करना चाहेंगे। पृष्ठ तनाव के कारण जब वो जल की बूंदें उसमें होंगी तो अपना क्षेत्रफल कम करना चाहेंगे, इसीलिए वो आपस में चिपके हुए होते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, यानी पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर आपसे कह रहा है कि रेगिस्तान में मरीचिका या गर्मियों में सड़क पर पानी फैले होने का भ्रम होना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है। प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का व्यतिकरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है या प्रकाश का विवर्तन है। तो देखिए रेगिस्तान में मरीचिका, या जब आप हाईवे पे मतलब कोई अच्छी हाईवे हो उस पर जाएंगे तेज स्पीड में तो आपको थोड़ा आगे चलने पर चमकीला यानी पानी का भरा हुआ दिखाई पड़ेगा कि जैसे वहां पानी है। तो सब किसके कारण होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, तो रेगिस्तान में मरीचिका इसी को बोलते हैं ना, क्योंकि ऊँटों को लगता है वहां पानी है, फिर वहां पानी नहीं होता है। पानी फैले होने का भ्रम होना किस घटना का कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर आपसे कह रहा है कि बिजली की केतली या घरों में वेंटिलेटर हमेशा छत के पास क्यों बनाए जाते हैं। बिजली की केतली या घरों में वेंटिलेटर हमेशा छत के पास क्यों बनाए जाते हैं। चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण या केवल सुंदरता के लिए।
तो देखिए इसमें क्या होगा, चालन वाला नहीं होगा, इसमें संवहन वाला होगा। बिजली के केतली या घरों के वेंटिलेटर में क्यों बनाए जाते हैं ये संवहन। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, बी विकल्प, संवहन के कारण। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आप ये बताएं कि उष्मा का स्थानांतरण किसके माध्यम से होगा। भाई ये उष्मा तो है, जिससे घर में विंडोज हवा है तो उसका है उष्मा तो है ना, गर्म उष्मा ठंड उष्मा। तो ये संवहन, उष्मा का चालन किसके द्वारा होता है, उष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा, संवहन के द्वारा। तो ये ऊपर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो देखिए गर्म हवा होती है ना वो हल्की होती है, तो वो हल्की होती है तो वो ऊपर उठती है, और जो ठंडी हवा होती है ना वो नीचे की तरफ आती है। तो ठंडी हवा उस रोशनदान से नीचे आएगी और जो गर्म हवा होगी वो ऊपर जाके उसी रोशनदान से बाहर निकल जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि चूहे मारने की दवा बनाने में किस रासायनिक यौगिक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड का, सोडियम क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट या पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए चूहे मारने की जो दवा है इसमें जिंक फास्फाइड होता है, Zn3P2 क्या होता है, जिंक फास्फाइड, यानी Zn3P2 क्या होता है, इसमें होता है Zn3P2, ये इसका सूत्र होता है, ध्यान रखेंगे Zn3P2 होता है इसका सूत्र। ठीक, तो क्या कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा ए विकल्प, जिंक फास्फाइड। चूहे मारने की दवा किससे मिलकर बनी होती है, जिंक फास्फाइड से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर आपसे कह रहा है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांडों या बैलों के वीर्य को किसमें रखकर बहुत कम तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। बर्फ के पानी में, द्रव नाइट्रोजन में, फर्मेलियन में या द्रव हीलियम में। तो देखिए वो किसमें रखा होता है, द्रव नाइट्रोजन में, ये काफी ठंडा होता है। ठीक, लिक्विड नाइट्रोजन जो है ना ये ठंडा होता है, इसमें जैविक नमूने आज को रख के संरक्षित किया जाता है। ठीक, ऊतक हो गए, जैविक नमूने हो गए, बीज हो गए, जैसे किसमें रखे जाते हैं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, ये सब द्रव नाइट्रोजन। अच्छा, द्रव नाइट्रोजन का तापमान टेम्परेचर भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितना होता है, तो लगभग -196, कितना होता है, लगभग 196, यानी -196 टेम्परेचर कितना होता है इसका, -196 टेम्परेचर इसका होता है। ठीक, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, कितना टेम्परेचर होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसको रखा जाता है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन, और किसमें रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर आपसे कह रहा है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध सोना होता है, बहुत मुलायम होता है। आभूषण बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है ताकि वह कठोर हो सके। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है, शुद्ध सोने में, जिससे वो कठोर हो सके। लोहा या निकेल, एल्यूमिनियम या जस्ता, तांबा या चांदी, प्लेटिनम। तो क्या मिलाया जाता है, शुद्ध सोने में तांबा मिलाया जाता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, एक परीक्षा में यूपी टेटम शायद पूछा गया था कि 24 कैरेट सोना कितना होता है, तो 100% सोना होता है, बिल्कुल शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। ठीक, 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध सोना होता है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या मिलाया जाता है, तो इसमें तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, तांबा। अच्छा, जो आभूषण बनाए जाते हैं ना वो 24 कैरेट से नहीं 22 कैरेट से बनाए जाते हैं। तो 22 कैरेट कैसे बनाया जाएगा, तो उसी में तांबा मिला के 22 कैरेट बनाया जाएगा। तो तांबा या चांदी मिलाया जाता है, ज्यादातर तांबा ही मिलाया जाता है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प, यानी शुद्ध सोने में क्या मिलाया जाता है, आभूषण बनाने के लिए तांबा या चांदी। अच्छा, एक चीज और पूछा गया है आपसे कि जो 22 कैरेट सोना, 24 कैरेट में 100% सोना होता है, कितना होता है, 100%, और 22 कैरेट में कितना होता है, 91.6, मतलब 91, आप ध्यान रखेंगे 91% सोना होता है। 22 कैरेट में कितना सोना होता है, 91%, और 24 कैरेट में शुद्ध सोना होता है 100%। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर आपसे कह रहा है कि फोटोग्राफी फिल्म को विकसित करने में किस रसायन का उपयोग या फिक्सर या हाइपो के रूप में किया जाता है। यानी फोटोग्राफी फिल्म को विकसित करने के लिए किस हाइपो का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, सोडियम थायोसल्फेट का, अमोनियम क्लोराइड का, या सोडियम कार्बोनेट का। तो किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का। किसका प्रयोग किया जाता है इसमें, सोडियम थायोसल्फेट का। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प,
इसका सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका सूत्र जाने रहिए। इसका सूत्र होता है Na2H2O3। क्या होता है? Na2H2O3 लिख दे रहे हैं, Na2H2O3। ठीक, ये किसका सूत्र होता है? सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर आपसे कह रहा है कि कपड़े धोने की मशीन जो वॉशिंग मशीन है, ये किस सिद्धांत के बल के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अभिकेंद्री बल पर, अपकेंद्री बल पर, गुरुत्वाकर्षण बल या घर्षण बल। तो देखिए ये किस पे काम करे? ये हो गया मथानी हो गया, जो आप मतलब दही निकालते हैं, दही से दूध से क्रीम निकालना, ये भी अपकेंद्री बल पर कार्य करेगा। किस पर कार्य करेगा? अपकेंद्री बल पर। ठीक, तो वॉशिंग मशीन किस पे काम कार्य करती है? अपकेंद्री बल पर। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी अपकेंद्रीय बल पर ये कार्य करती है। विकल्प बी सही हो जाएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर आपसे कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति यानी प्लांट सेल वॉल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है? काइटिन की, सेल्यूलोज की, प्रोटीन की या ग्लाइकोजन की? तो देखिए पादप कोशिका ना, पादप कोश के चारों ओर क्या पाया जाए? निर्जीव आवरण होता है, तो ये किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज। अच्छा सेल्यूलोज क्या है, ये भी पूछा गया। तो सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, तो ये कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक, और कीटों की किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर आपसे कह रहा है, 12 नंबर कह रहा है कि हमारे शरीर में लड़ो या उड़ो हार्मोन, यानी लड़ो या उड़ो हार्मोन संकट के समय किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, अधिवक्र ग्रंथि से या अग्नाशय से? तो देखिए हमारे शरीर में जो लड़ो एवं उड़ो हार्मोन निकलता है ना, ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? अधिवक्र ग्रंथि है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक, लेकिन आपसे ये ना देखिए, ये भी दिया जा सकता है कि किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये ध्यान रखेंगे, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ठीक, और इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। लड़ो हार्मोन का क्या नाम है? एड्रेनलिन बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एड्रेनलिन बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, जब अधिक गुस्सा हो जाता है, हम लोग अधिक गुस्से में होते हैं ना, तब ये हार्मोन स्रावित होता है। किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये एक ही समय जिसे हम बहुत गुस्सा होते हैं तब होता है, या कोई चीज अचानक, मान लीजिए आप जा रहे अचानक सांप देख लें तो आप डर जाते हैं ना, भयभीत हो जाते हैं, तो ये सब किसका है? ये इसी हार्मोन की वजह से होता है। 13 नंबर कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, जिसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? एडवर्ड जेनर ने, बेंटिंग और बेस्ट ने, रॉबर्ट हुक या लुई पास्चर ने? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन की खोज। अच्छा इंसुलिन हार्मोन की अधिकता या कमी क्या होता है? डायबिटीज होता है, जिसको क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं। यानी रक्त में जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? डायबिटीज बोलेंगे। तो इसकी खोज किसने की थी? बेंटिंग और बेस्ट ने। किसने की थी? बेंटिंग और बेस्ट। तो विकल्प कौन सा से हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बेंटिंग और बेस्ट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर आपसे कहा कि कीट भक्षी पौधे, जिसको घटपाणी भी बोलते हैं, ऐसी मिट्टी में क्यों उगते हैं जहां किसकी कमी होती है? मतलब घटपाणी पौधे किस मिट्टी में उगते हैं, वहां किस चीज की कमी होती है आपसे पूछ रहा है? पानी की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या कार्बन की? तो घटपाणी देखिए मेघालय में पाया जाता है, एक पौधा है। ठीक, ये इसको घटपाणी इसलिए बोलते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं ना, वो घड़े के समान में होते हैं। इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये जो कीट होता है ना, एक अच्छी सुगंध निकालते हैं पत्तों से, उन घड़े से एक अच्छी सुगंध आती है, तो कीट जाके वहां बैठता है, फिर ये धीरे धीरे उसको बंद कर लेते हैं, आपस में बंद कर लेंगे, तो फिर वो जो कीट है ना, उसी में सड़ के मर जाएगा। तो इससे वो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो कीट भक्षी पौधे उगते हैं, वहां किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक, भारी कमी होती है नाइट्रोजन तत्व की। अच्छा ये भी पूछा गया है कि घटपाणी पौधा कहाँ पाया जाता है? तो घटपाणी पौधा मेघालय में उगता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी विकल्प, नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक, बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ।
15 नंबर आपसे कह रहा है कि नवजात शिशु को जन्म के समय दिए जाने वाला माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को कौन सी एंटीबॉडी प्रदान करता है। ठीक, कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये कौन सी एंटीबॉडी बनाता है शरीर में, आईजीजी, आईजीए, आईजीई या आईजीएम। तो ये कौन सा बनाता है, आईजीए। ठीक, माँ का प्रथम जो स्तन स्राव है ना, गाढ़ा पीला दूध, वो आईजीए एंटीबॉडी बनाता है। ठीक, ये संक्रमण से लड़ने की, छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसमें संक्रमण होने ज्यादा खतरा रहता है, तो उससे लड़ने की ये प्रक्रिया रखता है। ठीक, ये प्राकृतिक स्वरूप है उसको लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। यानी तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को माँ का पहला स्तनपान कराना चाहिए, जो गाढ़ा पीला दूध है उसको जरूर पिलाना चाहिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर की तरफ। 16 नंबर आपसे कह रहा है कि जठर रस में मौजूद कौन सा एंजाइम दूध को दही के थक्के के रूप में बदलता है, जो बच्चों में अत्यधिक सक्रिय होता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या लाइपेज। तो देखिए ये आमाशय से निकलता है, किससे निकलता है, आमाशय से स्रावित होता है। जो दूध का पाचन कौन करता है, रेनिन, बच्चों में खासकर। ठीक है, सबसे ज्यादा दूध बच्चे पीते हैं ना, तो बच्चों में रेनिन नाम का आमाशय से एक एंजाइम निकलता है जो दूध का पाचन करता है। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी, यानी रेनिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर आपसे कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि ग्लैंड मानव शरीर में बुढ़ापे के साथ साथ धीरे धीरे लुप्त या निष्क्रिय हो जाती है, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि है ये जो मतलब बुढ़ापे में धीरे धीरे लुप्त और निष्क्रिय हो जाती है, ये थाइमस ग्रंथि होती है। ये हृदय में आगे की ओर, हृदय जो है ना उसी के आगे स्थित होती है थाइमस ग्रंथि। ठीक, ये क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, इसीलिए तो बुढ़ापे में ज्यादा रोग होने की संभावना होती है। तो कौन सी ग्रंथि धीरे धीरे लुप्त हो निष्क्रिय हो जाती है, थाइमस ग्रंथि। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प। ठीक, ये सब ध्यान रखेंगे, ऐसे इसको रट लेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा दिल की धड़कन सुनने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि के अपवर्तन पर, ध्वनि के बहुपरावर्तन पर, ध्वनि के प्रकीर्णन पर या अनुनाद पर। तो ये किस पर कार्य करता है, स्टेथोस्कोप ये किस पर कार्य करता है, ध्वनि के बहुपरावर्तन पर। किस पे कार्य करता है, ध्वनि के बहुपरावर्तन पर। जैसे देखिए धड़कन पे लगाया जाता है तो प्रावर्तित होकर ध्वनि सुनाई देती है बार बार। ठीक है, रिफ्लेक्ट होती रहती है। ठीक, जिससे डायरेक्टर साहब को पता चल जाए। अच्छा, तेज और स्पष्ट सुनाई देती है, स्टेथोस्कोप से ध्वनि तेज और स्पष्ट सुनाई देती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ध्वनि के बहुपरावर्तन पर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 आपसे कह रहा है कि पीने के पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण पैरों और त्वचा में ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है, इसी को हाथी पांव भी बोलते हैं। तो फ्लोराइड, कैडमियम, आर्सेनिक या पारा। तो देखिए पारा की कमी, जो पारा दिया है ना, पारा की कमी से मिनीमाता रोग होता है। ठीक, और फ्लोराइड की कमी से कौन सा रोग होता है, बॉडी नीला पड़ जाता है। ठीक, क्या होता है, बॉडी नीला पड़ जाता है। और आर्सेनिक की कमी से कौन सा रोग होगा, आर्सेनिक की कमी से कौन सा रोग होगा, ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। कौन सा बीमारी होती है, ब्लैक फुट। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प। ठीक है, पारा की कमी से कौन सा रोग होगा, मिनीमाता रोग, कैडमियम की कमी से इटाई रोग, और फ्लोराइड की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और आर्सेनिक की कमी से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर आपसे कह रहा है कि मानव शरीर की किस कोशिका में पुनरुद्धार यानी दोबारा ठीक होने की क्षमता सबसे कम या शून्य होती है, त्वचा कोशिका, यकृत कोशिका, मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं या अस्थि कोशिकाएं। देखिए हड्डियां तो जुड़ जाती हैं, लीवर भी अपने आप को मेंटेन कर लेता है, त्वचा भी, अगर मान लीजिए आपकी त्वचा में कोई बीमारी हो गई, त्वचा वहां हट गई तो दोबारा त्वचा आ जाती है। लेकिन मस्तिष्क में जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है ना, ये न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये जन्म के बाद इनको बनाना फिर बन पाना बहुत आसान नहीं होता है। ठीक, बन जाते हैं लेकिन बहुत आसान नहीं होता है। तो सबसे कम या शून्य, मतलब नगण्य भी होती है, सबसे कम भी होती है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प। यानी मस्तिष्क के तंत्रिका कोशिकाएं जो न्यूरॉन्स दिया है ना, ये इनको फिर मतलब सही होने में मतलब चांस कम होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, दोबारा ठीक है नहीं कर पाती। ठीक है, अच्छा यकृत जो लीवर दिया, ये अगर मान लीजिए लीवर डैमेज हो गया तो धीरे धीरे फिर ऑटोमेटिक अपने आप सही हो जाता है।
लेकिन जो तंत्रिका कोशिकाएं दी हैं ये फिर सही नहीं हो पाती। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर की तरफ। 21 नंबर कह रहा है कि बायोगैस, गोबर गैस और सीएनजी दोनों का मुख्य और प्राथमिक घटक कौन सी गैस है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन या एथिलीन। तो देखिए जो प्रोपेन और ब्यूटेन दिया है ना, ये एलपीजी का है। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। अच्छा, गंध पता लगाने के लिए एलपीजी में कौन सी गैस मिलाई जाती है? मिथाइल मरकैप्टाइन मिला जाता है। क्या मिला जाता है? एथाइल मरकैप्टाइन मिला दिया जाता है। और इसमें पूछ रहा बायोगैस और सीएनजी, तो इन दोनों मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। मेथेन का सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेथेन का सूत्र क्या होगा? CH4। क्या होता है? CH4। ये ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए एथिलीन जो दिया है ये फल पकाने के लिए जाता है। इसको कृत्रिम फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर आपसे कह रहा है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितनी से कम होने पर उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो देखिए पीएच स्केल पहले आप समझिए। पीएच स्केल कितना होता है? 0 से 6 होता है। कितना? 0 से नहीं, 0 से 14 होता है। 7 से कम आपको अम्ल, जो 7 से कम होगा जिसका पीएच उसको अम्लीय बोलेंगे। 7 से अधिक होगा जिसका पीएच उसको क्षारीय बोलेंगे। और 7 पे उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना पीएच होना चाहिए, तो उसको अम्लीय वर्षा बोलेंगे। तो 5.6 से कम कितना होना चाहिए? 5.6 से कम। तो उसको कौन सा क्या बोलेंगे? अम्लीय वर्षा बोलेंगे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 5.6 से कम। ठीक, अच्छा ये ध्यान रखें आप कि देखिए असल अम्लीय वर्षा दो गैसों की अनुपस्थिति, एक तो SO2 यानी सल्फर के कारण और एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। दो गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ठीक, एक सल्फ्यूरिक अम्ल वो बोलते हैं उसको H2SO4 और इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं HNO3। तो ये ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है? ठीक, ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जो मथुरा में तेल शोधन कारखाना है ना, वहां से सल्फर गैस मुक्त होती है। ठीक, तो वो मतलब जल की बूंदे H2O से क्रिया करती है, तो जो पहली बारिश होती है वो अम्लीय हो जाती है। तो उसकी बूंदे जो पड़ती है ताजमहल पर, इससे उसका रंग पीला पड़ रहा है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। किसके कारण पड़ रहा है पीला? अम्लीय वर्षा के कारण। 23 नंबर आपसे पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, CaOH का होल ट्वाइस, CaOCl2 या CaCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का आपसे पूछ रहा है ना, ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो क्या हो जाएगा? CaCl2। इसका सूत्र क्या होगा? CaCl2। ठीक, नहीं CaCl2 नहीं होगा, CaOCl2 होगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, तो CaOCl2 होगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, CaOCl2 हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इसकी जब क्रिया कराएंगे तो क्लोरीन अलग मुक्त हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अलग मुक्त हो जाएगी। ठीक, इसका उपयोग पूछा जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी को शुद्ध करने में, ठीक, जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, पानी को साफ करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर की तरफ। रक्त समूह ABABO की खोज किसने की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक, कितने बताए हैं? 4 ग्रुप में बांटा गया, ABABO, जिसमें O क्या है? वो सर्वदाता है, AB क्या है? सर्वग्राही है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और कब की थी इन्होंने? 1900 में, सन 1900 में की थी। कितने ग्रुप बताए हैं? 4, ABAB और O। तो O सर्वदाता में जाएगा, AB सर्वग्राही में। तो ये ध्यान रखेंगे। विकल्प कौन सा से हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर। कब की थी? 1900 में, ये भी लिख लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कह रहा हमारे घरों के मुख्य बिजली बोर्ड में लगा सुरक्षा उपकरण MCB का फुल फॉर्म क्या है? MCB का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। मेन सर्किट ब्रेकर। देखिए मैनिचुअर सर्किट ब्रेकर जो दिया है यही इसका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनिचुअर सर्किट ब्रेकर। ठीक, बाकी ये जो मैक्सिमम करंट बोर्ड दिया है, मैनिचुअर करंट बोर्ड दिया है, ये सब नहीं होता। ठीक, MCB का फुल फॉर्म मैनिचुअर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, 25 क्वेश्चन थे। बाकी कमेंट में आप लोग बताएंगे कि क्लासेस कैसी लगी, और आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें और लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी देखेंगे आप 68,000 और 69,000 जो भर्तियां हुई हैं आप देख लें, सेम आपको ऐसे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।